हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कंपार्टमेंट आया है या जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो जो बच्चे पास हो गए हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ बच्चे जो है ऐसे हैं, अगर हम क्लास 8 की बात करें तो जो री एग्ज़ाम में रह गए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब सबसे पहले ही जो क्वेरी है बच्चों की वो ये है कि जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे और री एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं वो कौन सी क्लास में बैठेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में बैठ के अपना पेपर देंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे कि भाई री एग्ज़ाम वो फिर दे सकें, या पिछली क्लास में बैठेंगे। ये बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं। तो जो बच्चे फेल हो गए हैं, देखिए उनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो एसेंशियल रिपीटर में आ गए हैं, वो उनको तो उसी क्लास में रहना है जिस क्लास में वो फेल हुए हैं। अब बात करते हैं, और ये जो फेल वाला कॉन्सेप्ट ये किसके लिए है, ये 11th और 9th के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं 8th क्लास की और जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आया है। तो 8th क्लास में जिन बच्चों का री एग्ज़ाम है वो बच्चे भी अभी 8th क्लास में ही बैठेंगे। ठीक है, जब तक उनका री एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता वो बच्चे 8th क्लास में ही बैठेंगे, चाहे वो एक सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम है या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम है, लेकिन बैठेंगे वो 8th क्लास में ही। जब सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे तब जो है वो दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगर पास होते हैं तो वो जो है नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे, अदरवाइज़ वो उसी क्लास में रह जाएंगे अगर उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ। यानी आपका मेन फोकस जो है अब आपका पढ़ने का है कि आप जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है उसको अच्छे से क्लियर कर सको, पढ़ सको। दूसरा जो पॉइंट है कि 11th और 9th के बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट है वो भी सेम क्लास में ही बैठेंगे। 11th के बच्चे 11th में बैठेंगे, 9th के बच्चे 9th में बैठेंगे। उसके बाद जो कंपार्टमेंट का पेपर होगा, क्लियर, उसके बाद पास होंगे तो ही अगली क्लास में जाएंगे। तो ये तो फर्स्ट जो क्वेरी है बच्चों की। सेकंड पॉइंट क्या है कि मैम कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम अपने स्कूल में ही होता है या कहीं और, ये बच्चे पूछ रहे हैं। तो बच्चे, जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका अपने ही स्कूल में होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका अपने ही स्कूल में होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा कुछ पास्ट में देखा गया है, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है डीओई की तरफ से, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो आपका पेपर आपके ही स्कूल में होगा। लेकिन अगर हो सकता है कि कई सारे आसपास स्कूल हैं और जिस तरह एक स्कूल में बहुत कम बच्चे होते हैं कंपार्टमेंट के, तो हो सकता है कि कई सारे स्कूल्स जो जोन के होते हैं तो उनको इकट्ठा करके और एक सेंटर बना दिया जाए, जैसे सीबीएसई के सेंटर बनते हैं कि वहाँ पे आपका कंपार्टमेंट का पेपर होगा। लेकिन जब तक कोई सर्कुलर नहीं आता इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, पास्ट में कुछ जगह कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि हमारा दूसरी जगह पेपर हुआ था, तो उसके बेस पे मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। लेकिन हमने जो देखा है कि वो उसी स्कूल में पेपर हुआ था जिन स्कूल के बच्चे थे जिनका कंपार्टमेंट आया था। तो इसके बारे में अगर कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बता दी जाएगी। लेकिन अभी ये मान के चलो कि जो है आपका पेपर उसी स्कूल में होगा। लेकिन अगर किसी स्कूल में टीचर्स, आपके क्लास टीचर आपको बताते हैं कि आपको इस स्कूल में जाना है, तो फिर आपका पेपर वहाँ पर होगा। तो जो आपके टीचर आपको गाइडलाइन दें आप उसी पे स्टिक होकर रहना। ठीक है, आप इधर उधर से वीडियोस देख के या कुछ भी ऐसा जो है मत सोचना कि हमारा पेपर वहाँ होगा, कहाँ होगा। जो आपके टीचर आपको गाइडलाइन दें उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्कूलों का सेंटर इस तरह से कई स्कूलों का मिलाकर बना दिया जाए। हो सकता है कि कुछ स्कूलों में उन्हीं के स्कूल में पेपर लिया जाए। तो इस बारे में कोई इस तरह का गाइडलाइन हम नहीं दे पाएंगे आपको, वो आप अपने टीचर से ही कंफर्म कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है कि मैम क्या प्रैक्टिकल के भी नंबर जुड़ेंगे सोशल साइंस में। तो देखिए बेटा, मैंने पहले भी आपको बिल्कुल क्लास वाइज ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि कंपार्टमेंट में क्या आप पॉलिसी रहेगी, किस तरह से पॉलिसी रहेगी। आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, एक अलग से उस क्लास के लिए वीडियो मैंने डाली हुई है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के भी नंबर जुड़ेंगे, तो कोई प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। क्लियर है, नंबर प्रैक्टिकल के अलग से ही रहते हैं। लेकिन आपका पेपर अगर 80 का पेपर होगा, सोशल साइंस का पेपर अगर आपका 80 मार्क्स का है, तो उसमें से आपको 27 मार्क्स लेने ही लेने होंगे पास होने के लिए। उसमें किसी तरह का कोई जो है आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, किसी तरह के कोई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे पास होने के लिए। 80 में से 27 लोग हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिकल आपका या प्रोजेक्ट वर्क हुआ है 20 नंबर का, वो अलग से जो है जुड़ेगा।
मतलब 80 में से 27 तो लेने ही लेने होंगे, तभी आप पास होगे। और फिर अगर आप मान लीजिए कि आपके 30 नंबर आ जाते हैं तो फिर 100 में से 30 और जो प्रैक्टिकल में आपके पहले दिए गए हैं, मान लीजिए आपको 15 नंबर मिले हैं तो तब आपके 100 में से 45 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको 80 में से 27 नंबर लेना ही लेने होंगे, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। ये क्लास 9th के लिए भी है, ये क्लास 11th के लिए भी है। 11th में अगर 70 नंबर का पेपर है तो भी आपको 33% मार्क्स लेने ही लेने होंगे, 23 नंबर। ठीक है, और 8th क्लास के लिए भी है। 8th क्लास का 60 का पेपर होगा तो उसमें से 60 में से 20 मार्क्स बच्चे को लेने ही लेने होंगे। तो ये कंपलसरी है, मस्ट कंडीशन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझते हुए अपनी अच्छे से तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। अब आपका सारा फोकस केवल और केवल आपके जिस भी सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम है, कंपार्टमेंट है, उस पर होना चाहिए। जितना आपने जो है अभी तक पढ़ा है उसको और अच्छे से, पहले जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से कीजिए। अपनी बुक से, एनसीईआरटी जो बुक है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। एक अलग से वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने कंपार्टमेंट की तैयारी जो है पेपर की कैसे कर सकते हो कि आप अच्छे से पास मार्क्स ले सको। मिलते हैं उस वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।